हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीरू पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला, जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमने एक ही लेक्चर में वर्णमाला से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं उन सब पे विस्तार से डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों, एक तरह से कहेंगे तो इस टॉपिक का निचोड़ है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज तक जितने भी क्वेश्चंस वर्णमाला से आए हुए हैं, पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, तो उन सभी पॉइंट को हम यहाँ पर जानेंगे और मात्र एक ही वीडियो में हम यहाँ से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों, पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। वर्ण, तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों, देखते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं और वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। तो दोस्तों, याद रखेंगे कि वर्ण को लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और भाषा सबसे बड़ी इकाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि सबसे छोटी इकाई है। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और ध्वनि सबसे छोटी इकाई है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और भाषा सबसे बड़ी इकाई है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, या भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा भाषा और उसकी लिपियाँ। तो दोस्तों, संस्कृत, मराठी, हिंदी, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी, जिसे ब्राह्मी भी कहते हैं। अंग्रेजी की लिपि क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि। और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। और पंजाबी की बात करें तो पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी लिपि। तो दोस्तों, ये भाषा की सभी लिपियां हैं, तो याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कौन से भाषा की कौन सी लिपि है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, याद रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्णमाला से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे वर्णमाला एक दृष्टि में। दोस्तों, संपूर्ण वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। तो पहले हम स्वर की बात करते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, कहने का मतलब है जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। वहीं अगर बात करें तो दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए, आए, ओ, आओ। दोस्तों, दीर्घ स्वर की संख्या है 7। दीर्घ स्वर की बात करें जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन को कई भागों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों, इस तरह से हम एक एक भाग पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना। अगर कहें तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों जैसे दंत, तालु, होस्ट को स्पर्श करते हुए वायु बाहर को निकलती है, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। इसमें का से माँ तक के सभी वर्ण आते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, डा और ढा, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को आंशिक रूप से स्पर्श करते हुए वायु बाहर को निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहते हैं और विशेष रूप से या और वा को अर्धस्वर माना गया है। तो दोस्तों, इस तरह से अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
ऊष्म व्यंजन की। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों से घर्षण करते हुए बाहर को निकलते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 4 होती है। सा श हा। क्या? सा श हा। 4 ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगत व्यंजन, जिसमें जा और फा शामिल होते हैं। इसमें 2 वर्ण आते हैं, जा और फा। तो आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन जब एक आधा व्यंजन होता है और उसके बाद वाला व्यंजन पूरा होता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, जिनमें पहला अक्षर आधा होगा और लास्ट का अक्षर पूरा होगा। इन दोनों वर्ण के मिलने से संयुक्त अक्षर बनता है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों बात करते हैं स्वर। तो स्वर वे वर्ण जो उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते, उन्हें स्वर कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वर कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 होती है, जो कि इस प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं स्वर। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटो ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आए, ओ, आओ। तो इस तरह से ये 11 स्वर होते हैं। दोस्तों स्वरों की संख्या 11 होती है। कहीं कहीं पे स्वरों की संख्या 13 भी होती है। तो 13 वहाँ पे होती है जहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पे आप 13 बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप वहाँ पे 11 बताएंगे। तो दोस्तों इन 11 स्वरों से मिलकर 10 मात्राओं का निर्माण होता है। तो 10 मात्राएं इसलिए क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए 11 स्वरों से मिलकर 10 मात्राओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? तो देखते हैं। नंबर 1 उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, नंबर 2 मात्रा की दृष्टि से, नंबर 3 जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। तो दोस्तों इस तरह से स्वरों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब आइए हम पहले भाग की चर्चा करते हैं, उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से। तो दोस्तों कहने का मतलब है उत्पत्ति के आधार पर स्वर कैसे बनते हैं। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार से बनते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 संयुक्त स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार से बनते हैं। नंबर 1 देखते हैं मूल स्वर। तो दोस्तों वे स्वर जो अन्य स्वरों का आधार हैं, एक तरह से कहें कि जड़ का काम करते हैं, और या कहें कि दूसरे स्वर जो इनसे मिलकर बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं मूल स्वर की परिभाषा। तो वे स्वर जो सबसे पहले बने तथा अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं, वो मूल स्वर कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं मूल स्वर? छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ, ऋ, ये चारों वर्ण मूल स्वर हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 4। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की। तो एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर बनने वाले उनके दीर्घ रूप को दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बन गया बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बन गया बड़ा ई, छोटो ऊ प्लस छोटो ऊ मिलकर बन गया बड़ो ऊ, ऋ प्लस ऋ मिलकर बन गया लिरी। तो दोस्तों इस तरह से किसी एक मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर बनने वाले रूप को दीर्घ रूप या दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर वे स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों को मिलाकर एक नया स्वर बनता है, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई मिलाकर बन गया हमारा ए या आए, छोटा आ प्लस छोटो ऊ मिलाकर बन गया ओ आओ। तो दोस्तों इस तरह से 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर एक नया स्वर जो बनता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो दोस्तों संयुक्त स्वरों की भी संख्या 4 होती है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं मात्रा की दृष्टि से स्वरों का विभाजन। तो मात्रा यानी उच्चारण में लगने वाला समय, जैसे कि स्वरों को उच्चारण करने में कितना समय लगता है, इस आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर।
तो दोस्तों अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर, अर्थात वे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, तो जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। सबसे कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगे वे ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ और रीर। तो दोस्तों जो आपके मूल स्वर थे वही आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो आपके मूल स्वर थे वही आपके ह्रस्व स्वर हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दीर्घ स्वर। तो दोस्तों जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और कहीं कहीं पे लिखा होता है जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दोस्तों आप दोनों ही बातें याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप दोनों ही बातें याद रखेंगे। तो दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर, तो देखते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, लिरी, ए, आए, ओ, आओ, ये सभी स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। तो दोस्तों कभी कभी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस स्वर का ह्रस्व रूप नहीं होता है, तो दोस्तों बताएंगे लिरी का कभी दीर्घ रूप नहीं होता है। तो दोस्तों ये रहा दीर्घ स्वर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लुत स्वर। तो दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कोई स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, रामः, इस तरह से ये प्लुत स्वर के उदाहरण हैं। तो दोस्तों व्यवहारिक रूप से हम प्लुत स्वर का अधिक प्रयोग करते हैं, जैसे नरेश हो, महेश हो। तो ये जो पीछे जो इसमें हो की मात्रा में जो अधिक समय लग रहा है ना, यही प्लुत स्वर की मात्रा होती है। तो दोस्तों ये रहे प्लुत स्वर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो दोस्तों पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर। तो इस तरह से जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर तीन प्रकार से स्वर का विभाजन किया गया है। देखते हैं अग्र स्वर। तो हमारी जीभ के सबसे अगले भाग से जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें कहेंगे अग्र स्वर, जैसे आ, ऊ, बड़ो ऊ, ओ, आओ, आ। तो दोस्तों इस तरह से ये रहे अग्र स्वर। अब हम बात करते हैं मध्य स्वर की। तो जो जिह्वा के मध्य भाग से जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें कहेंगे मध्य स्वर। जैसे कौन से है मध्य स्वर, तो मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ आता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मध्य स्वर कौन सा है, तो आप बताएंगे छोटा आ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पक्ष स्वर की। पक्ष स्वर जिह्वा के सबसे पिछले भाग से बोले जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो देखते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए। तो दोस्तों ये सभी पश्च स्वर में वर्ण आते हैं। तो इस तरह से जिह्वा की स्थिति के आधार पर तीन तरह से स्वर उच्चारित होते हैं। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक देखते हैं जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसका ट्रिक है आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। क्या है ट्रिक, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। तो दोस्तों आओ से क्या हो गया आपका बड़ा आ, ओ, और आओ से हो गया आपके ओ, आओ। उल्लू से बन गया आपका ऊ, बड़ो ऊ। तो दोस्तों ये रहे अग्र स्वर। पीछे पीछे से हो गए आपके पश्च स्वर, और आ को छोड़ो बीचे बीचे मतलब मध्य में हो गया आपका छोटा आ। तो दोस्तों इस तरह से आप याद रखेंगे कि अग्र स्वर में आपके कौन से स्वर आते हैं, पश्च स्वर में कौन से स्वर आते हैं और मध्य में कौन से स्वर आते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वे जो किसी योग या जोड़े का वहन नहीं कर पाते हैं वही अयोगवाह हैं। योग से वहन का मतलब है कि ना तो वह स्वर से जुड़ पाता है और ना ही व्यंजन से जुड़ पाता है। तो दोस्तों बात करते हैं अयोगवाह। अयोगवाह जो किसी योग या जोड़े का वहन नहीं कर पाते हैं अयोगवाह हैं। योग से वहन करने का मतलब है कि ना तो वह स्वर से जुड़ पाता है और ना ही व्यंजन से। जैसे वे वर्ण जो ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन वर्ण हैं, ऐसे वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। तो दोस्तों अयोगवाह में
दो वर्ण आते हैं, अंग और आहा। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपसे कि अनुस्वार कौन सा है या विसर्ग कौन सा है, तो आप बताएंगे कि अंग अनुस्वार है और विसर्ग आहा है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजन की। तो दोस्तों वे वर्ण जो स्वरों के सहारे उच्चारित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा आदि, ये सभी व्यंजन हैं। तो दोस्तों हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो आप बताएंगे हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। दोस्तों इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है देखते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों हम एक एक व्यंजन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों परिभाषा देखते हैं। वे व्यंजन जो उच्चारण में मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों जैसे दंत, तालु, मूर्धा, होष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना, कि जो व्यंजन के उच्चारण में मुख के पार्ट को छू के निकलते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का से माँ तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ का से लेके माँ तक के सभी व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। दोस्तों इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक वर्ग के रूप में सभी व्यंजन लिखे हुए होते हैं, तो इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इस तरह से ये सभी व्यंजन एक वर्ग के रूप में लिखे हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और इन्हीं व्यंजनों को उदित व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इन व्यंजनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप सभी पॉइंट पे अच्छे से फोकस करेंगे और साथ में नोट करते जाएंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई भी आने वाला क्वेश्चन आप गलत ना करें। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको सभी बता दिए हैं, तो कोशिश करते हैं यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जो उच्चारण में मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को आंशिक रूप से स्पर्श करें, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वायु हल्का सा मुख को टच करती है और निकल जाती है, इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों वे व्यंजन जिनके उच्चारण स्थान में वायु मुख में नाम मात्र का स्पर्श करती है और निकल जाती है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं देखते हैं। या, रा, ला, वा, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। या और वा को विशेष रूप से अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में सबसे हल्का स्पर्श होता है, इसीलिए इन्हें विशेष रूप से अर्ध स्वर कहा गया है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अर्ध स्वर है, तो वहाँ पे आप क्या ऑप्शन अगर दिया गया है आपको रा, का, मा, पा, तो दोस्तों उसमें तो आप इजीली से रा को टिक कर देंगे कि रा में रा एक अर्ध स्वर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्न में अर्ध स्वर है, अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए या, रा, ला, वा और एक अदर ऑप्शन का दे दिया जाए, तो दोस्तों इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि या, रा, ला, वा तो अंतस्थ व्यंजन होंगे, आप सोचेंगे कि का होगा अलग। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसमें राइट आंसर हो जाएगा या, क्योंकि या आपका विशेष रूप से अर्ध स्वर है। तो दोस्तों इस तरह से ये रहे अर्ध स्वर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जो उच्चारण में मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों से घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का मतलब ऊष्मा या गर्मी। दोस्तों ऊष्म व्यंजन जो कि रगड़ कर या घर्षण करते हुए वायु बाहर को निकल जाती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो दोस्तों वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु
उच्चारण स्थानों के साथ घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं तो देखते हैं, जैसे श, सा, शा। तो ये सभी ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हैं। और चा, छा, जा, झा को भी स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहा गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप याद रखेंगे कि ऊष्म व्यंजनों के साथ साथ चा, छा, जा, झा को भी स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब जुड़ा हुआ, जो दो व्यंजनों के जुड़ने से संयुक्त बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें एक व्यंजन आधा होगा और एक व्यंजन पूरा होगा, उसे ही संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो दोस्तों इसकी परिभाषा देखते हैं। जब एक व्यंजन आधा हो और उसके बाद वाला व्यंजन पूरा होता है तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का आधा है और प्लस शा पूरा है, तो आपका इन दोनों व्यंजनों के मिलने से आपका संयुक्त व्यंजन बनेगा छा। और नेक्स्ट देखते हैं जा प्लस या। तो दोस्तों इन दोनों के मिलने से बना ज्ञा। तो आगे देखते हैं ता और प्लस रा, तो ता और रा के मिलने से बन गया आपका त्रा। इस तरह से नेक्स्ट है आपका शा और रा, तो इन दोनों वर्णों के मिलने से बन गया आपका श्रा। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें आगे के सभी वर्ण आधे होते हैं और पीछे वाला वर्ण पूरा होता है। तो जब एक व्यंजन आधा होगा उसके बाद वाला व्यंजन पूरा होगा तो वहीं पे आपका संयुक्त व्यंजन होगा। दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखें कि इसमें हमेशा पहला व्यंजन आधा होगा और दूसरा व्यंजन पूरा होगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उच्छ्रिप या उत्क्षिप्त व्यंजन की। तो दोस्तों वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है उन्हें उच्छ्रिप या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन में आपके दो वर्ण आते हैं, डा और ढा। तो दोस्तों जब हम इन दो वर्णों को उच्चारण करेंगे तो इसमें हमारी जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठेगी, तो इन व्यंजनों को उच्छ्रिप व्यंजन कहते हैं और इन्हें दोस्तों द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है हम देखेंगे एक एक ट्रिक के माध्यम से। तो पहला है अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। इसमें आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा, डा और हा। तो दोस्तों अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, आ से आपके छोटा बड़ा हो गए, अकुह जिसमें का वर्ग आ गया आपका पूरा, का से डा तक का, और हा आएगा आपका, उसके साथ आपका इसमें विसर्ग भी आएगा। दोस्तों इसमें याद रखें हा एक शुद्ध काकल्य ध्वनि है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि शुद्ध काकल्य ध्वनि किसी वर्ण को कहते हैं, तो हा एक शुद्ध काकल्य ध्वनि है। तो ये बात आप याद रखेंगे। दोस्तों ये सभी वर्ण कंठ से उच्चरित होते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इच यशानाम तालु। क्या है? इच यशानाम तालु। तो ई से आपका छोटी ई बड़ी ई बन जाएगा और चा से आपका पूरा चा वर्ग आ जाएगा और जिसमें चा, छा, जा, झा वहाँ होगा, और यशा नाम मतलब यशा से आपका या और शा आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके ये सभी वर्ण तालव्य से बोले जाते हैं, तभी इसका ट्रिक है आपका इच यशा नाम तालु। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये व्यंजन तालव्य व्यंजन होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। क्या है? ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। तो री से आपका री और लिरी आ जाएगा, टा से आपका टा वर्ग आ जाएगा, टा, ठा, डा, ढाणा, और ऋषा नाम यानी रा और सा आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये वर्ग आपके ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, ये वर्ण आपके मूर्धा व्यंजन है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लितु लिशानाम दंता। क्या है? लितु लशानाम दंता। तो इसमें आपका लिरी से लिरी हो जाएगा और ता से आपका ता वर्ग आ जाएगा, ता, था, दा, धा, ना, और लशा यानी ला और शा आ जाएगा। तो आपका लितु लिशानाम दंता, ये सभी व्यंजन आपके दंत से बोले जाते हैं, इन्हें दंत व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट है
उपु उपधमानिया नाम होष्ठो। क्या है? उपु उपधमानिया नाम होष्ठो। तो दोस्तों ऊ से आपका हो गया छोटा ऊ और बड़ा ऊ। पा से हो गया आपका पूरा पा वर्ग, पा फा वा भा मा, और उपधमानीय वर्ण हो गया इसमें। तो दोस्तों उपधमानीय होष्ठा, ये सभी वर्ण आपके होष्ठ से बोले जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपके ये होष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वकारो दंतोष्ठ। क्या है? बकारो दंतोष्ठ। तो वा का उच्चारण स्थान आपका दंत प्लस होष्ठ से होता है, तो इसलिए आपका बकारो दंताष्ठ आप याद रखेंगे। नासिक व्यंजन, तो नासिक से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? अड़ा, या, अणा, ना, मा। तो इसे कहते हैं यमंगणनम। ये सभी व्यंजन आपके नाक से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंठ तालव्य। तो कंठ और तालव्य से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? ए, आय। ये सभी व्यंजन आपके कंठ प्लस तालु से बोले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंठोष्ठ। तो कंठ प्लस होष्ठ से कौन से व्यंजन उच्चारित होते हैं? ओ प्लस औ। तो दोस्तों ये सभी व्यंजन आपके कंठोष्ठ मतलब कंठ और होष्ठ से उच्चारित होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम के द्वारा आप देख सकते हैं कौन सा व्यंजन कहाँ से उच्चारित होता है। डायग्राम से आप अच्छे से समझ लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य प्रत्यय की दृष्टि से वर्णों के भेद। तो दोस्तों बाह्य प्रत्यय की दृष्टि से वर्णों के भेद दो प्रकार से होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो दोस्तों आइए पहले हम अल्पप्राण के बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं अल्पप्राण के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु लगती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है, जिसमें अंतस्थ व्यंजन यारा लावा भी अल्पप्राण होते हैं और सभी स्वर भी अल्पप्राण होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रखेंगे कि सभी स्वर भी अल्पप्राण होते हैं और अंतस्थ व्यंजन यारा लावा ये भी अल्पप्राण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा अंतस्थ व्यंजन है जो अल्पप्राण में आता है। तो दोस्तों ये चार में से कोई एक ऑप्शन होगा, तीन अदर होंगे, तो आप बताएंगे। यारा लावा में से अगर कोई भी आपको वहाँ पे मिलता है ऑप्शन तो आप इसमें से टिक करेंगे, क्योंकि अल्पप्राण में अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं महाप्राण के बारे में। तो देखते हैं महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में वायु या प्राणवायु ज़्यादा लगती है उन्हें हम महाप्राण कहेंगे। वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। उसमें व्यंजन सा, सा, हा ये भी महाप्राण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि उसमें व्यंजन में सा, सा, हा में से कोई ऑप्शन होगा और पूछेगा महाप्राण है, तो आप बताएंगे कि सा, सा, हा में से कोई भी ऑप्शन मिलता है तो आप वहाँ पे बता देंगे कि ये महाप्राण है। तो दोस्तों इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप याद रखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु लगती है वह महाप्राण होते हैं। तो अब हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण अल्पप्राण होते हैं और कौन कौन से वर्ण महाप्राण होते हैं। तो दोस्तों एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं हम। तो दोस्तों देखते हैं बाह्य प्रत्यय की दृष्टि से वर्णों के भेद, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण में वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है, और महाप्राण में वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो दोस्तों देखेंगे का, गा, अणा और चा, जा, वा, टा, डा, णा, ता, दा, ना, पा, वा, मा। तो दोस्तों ये सभी वर्ण अल्पप्राण होते हैं और साथ ही साथ यारा लावा ये अंतस्थ व्यंजन भी आपके अल्पप्राण में आते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण में खा, गा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा, भा। तो दोस्तों ये सभी व्यंजन आपके महाप्राण में आते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आपके सा, सा, हा ये ऊष्म व्यंजन ये भी आपके महाप्राण में आते हैं। तो दोस्तों वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण में आता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन
ये आपके महाप्राण में आएंगे। तो दोस्तों इसे साथ में नोट करते चलें ताकि आने वाले टाइम पे आप अच्छे से रिवीजन करें और चीज़ों को अच्छे से समझें। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्वरतंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर घोष। तो स्वरतंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर अघोष और सघोष के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं अघोष। अघोष वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियाँ कम झंकृत होती हैं उन्हें अघोष कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और साथ ही साथ श, सा, सा आपके ये भी अघोष में आते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन सा, सा ये भी अघोष होते हैं, इसमें हा आपका नहीं आएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे कि अघोष व्यंजन में ऊष्म व्यंजन सा, सा, शा ही आएगा। तो दोस्तों जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा, शा, शा। तो दोस्तों ये सभी व्यंजन आपके अघोष वर्ण हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सघोष की। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ अधिक झंकृत होती हैं उन्हें सघोष कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ अधिक झंकृत होती हैं उन्हें सघोष कहते हैं। इसमें वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है जो कि सघोष होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सघोष में आपके वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है और इसमें अंतस्थ व्यंजनों का हा सघोष होता है। तो दोस्तों जो ऊष्म व्यंजन में आपके शा था और वही अंतस्थ व्यंजन आपका हा जो कि सघोष होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें सभी स्वर सघोष होते हैं। तो दोस्तों जैसे गा, घा, डा, जा, छा, वा, डा, ढा, अणा, दा, धा। तो दोस्तों इस तरह से ये सभी वर्ण आपके सघोष में आते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर वर्णों को किन दो भागों में विभाजित किया गया है, तो आप बताएंगे अघोष और सघोष। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ लिया जाएगा तो आप चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे। तो अब हम इसका टेबल देखते हैं कि कौन से वर्ण अघोष होते हैं, कौन से सघोष होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर घोष और सघोष। तो अघोष में आपका वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण आएगा जो कि अघोष होगा और सघोष में आपका वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। तो दोस्तों देखेंगे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा ये सभी व्यंजन आपके अघोष होते हैं और साथ ही साथ आपके ऊष्म व्यंजन शा, सा, सा आपका ये अघोष होते हैं। तो दोस्तों अब हम सघोष की बात करते हैं। तो सघोष में वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपका सघोष होता है। इसमें आपके गा, घा, अणा, जा, झा, वा, डा, ढा, अणा, दा, धा, ना, बा, भा, मा और साथ ही साथ आपके ये हा और यारा लावा ये आपके अंतस्थ व्यंजन ये सभी आपके सघोष में आएंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे कौन से वर्ण अघोष में आते हैं और कौन से सघोष में आते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है तो चीज़ों को आप अच्छे से नोट करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि वर्णमाला का यहाँ पे संपूर्ण निचोड़ है। तो दोस्तों देखते हैं स्वर अल्पप्राण और सघोष दोनों ही होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। बात करें तो वर्णमाला की संख्या 52 होती है और छा किसके योग से बनता है, तो आप बताएंगे आधा का प्लस शा के मिलने पे छा का निर्माण होता है। तो दोस्तों इन दो वर्णों के मिलने से संयुक्त अक्षर छा का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहेंगे, तो उसे वर्ण कहेंगे। वर्ण के कोई टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं अयोगवाह वर्ण कौन सा है, तो अयोगवाह वर्ण में आपके दो वर्ण आते हैं अंग और आहा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जो उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम
मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ और ऋ, ये मूल स्वर और आपके ह्रस्व स्वर भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये सभी वर्ण आपके दीर्घ स्वर हैं। अब हम देखते हैं अर्घ स्वर कौन से हैं? तो अग्र स्वर में आपके छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय आता है। बात करते हैं मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर में आपका सिर्फ छोटा आ आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में आपका बड़ा आ, ऊ, ओ, आओ, आ, ये आपके पश्च स्वर में आते हैं। बात करते हैं समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर में आपके छोटी ई, बड़ो ऊ आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। तो अर्ध समृद्ध स्वर में आपका छोटी ई और छोटा ऊ आता है। अब हम बात करते हैं विवृत स्वर की। तो विवृत में आपके बड़ा आ, ए और आओ आता है। नेक्स्ट देखते हैं अर्ध विवृत स्वर। तो अर्ध विवृत में आपका ए और छोटा आ, ओ, आ, ये आपके अर्ध विवृत स्वर में आते हैं। तो दोस्तों व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है, जिसमें आपके 25 का से मा तक के सभी वर्ण आते हैं और 2 वर्ण आपके डा और ढा, जो कि आपके वो भी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें व्यंजनों की संख्या 4 होती है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है। संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और अर्धस्वर आपके या और वा अर्धस्वर होते हैं। और लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो रा आपका लुंठित व्यंजन है। नेक्स्ट बात करते हैं आगत स्वर। तो आगत स्वर में आपका आ आता है, ये आपका आगत स्वर है। तो दोस्तों इस तरह से आप कॉपी में ये चीज़ें नोट करते रहें और साथ ही साथ आप इन सभी पॉइंट का रिवीजन करते रहें, तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। तो बताएंगे कैसी लगी आज की ये क्लास। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड होने पे आपको स्क्रीन पे 2 हमारी वीडियो और मिलेंगी, तो दोस्तों वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियोस। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं, थैंक यू।